हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। अ, अभी तक हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी टॉपिक में बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन किया था। मैं एक बार शॉर्ट रिकैप करते हुए अगले टॉपिक पे जा रहा हूं। हमने देखा था कि ओल्ड सिस्टम में भी इनडायरेक्ट टैक्स में क्रेडिट मिला करती थी, लेकिन वो फ्री फ्लो नहीं थी। फ्री फ्लो क्रेडिट दिलवाने के लिए जीएसटी के अंदर वन नेशन वन टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम लगाया गया, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा परमिट की गई सारी क्रेडिट आपको फ्रीली अवेलेबल हो सकती है। भले ही आप सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आप गुड्स के ट्रेडिंग करने वाले हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो। ये एक नया फीचर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐड किया गया जीएसटी रिजीम के आने के बाद। फिर हमने इसमें देखा कि कुछ सेक्शंस में कंडीशंस लिखी गई हैं, बताई गई है कि कब कब आप आईटीसी अवेल कर पाएंगे। इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर भी मैं 16 सबसेक्शन 1 को फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। उसमें मुख्यतः एक बात लिखी गई है कि रजिस्टर्ड पर्सन ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जीएसटी की क्रेडिट मिल सकती है। वो भी किस तरीके से मिलेगी, वो मैनर उसे बताया गया सेक्शन 49 में। सेक्शन 49 में बताया गया कि पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे लगता है, इसके बारे में बात की गई है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और उसके बाद जो सेकंड पैरा इसमें लिखा गया है, विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और मजे की बात, उसकी वो क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ी बात जो मैं आज की क्लास के लिए लिंक करना चाह रहा हूं। देखिए, पहले वैट सिस्टम में क्या होता था, बस आपके पास परचेज बिल होना चाहिए था। वैट सिस्टम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रूव करने के लिए आपके पास आपके नाम का क्या होना चाहिए था, परचेज बिल होना चाहिए था। नाउ जीएसटी रिजीम आने के बाद मैं क्या बोलता हूं साहब, वो परचेज आपकी मैच होनी चाहिए। यदि वो परचेज मैच होगी तो आपको आईटीसी 100% मिल जाएगी, कोई आपको डिबार नहीं कर सकता। यदि वो परचेज आपकी मैच नहीं होगी, मैचिंग का कंसेप्ट, बिल टू बिल मैचिंग का कंसेप्ट आ गया दोस्तों। बिल टू बिल मैचिंग का कंसेप्ट जीएसटी के अंदर आ गया। यदि ये बिल टू बिल मैच नहीं होगा तो आपकी आईटीसी को लेकर एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। मतलब आज की डेट में मेरे पास सिर्फ एक परचेज बिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उस परचेज बिल के साथ साथ उसको मैच कराना है। मैच कैसे करना है, ऑटो पॉपुलेट मोड में मैच होगा। ये रिजीम लाया गया था जीएसटीआर 1, 2, 3 में। ये मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। फिर हमने देखा सेक्शन 16(2), जिसके अंदर हमने बात की कि भैया कुछ और कंडीशन क्या है। कि सबसे पहले मुख्य कंडीशन क्या, कि सामने वाले के पास क्या होना चाहिए बेटा, इनवॉइस होना चाहिए। जिसकी वो क्रेडिट अवेल कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, उसका पहला इनवॉइस होना चाहिए। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स, उसके पास वो गुड्स मिल जानी चाहिए। यदि वो गुड्स उसे लॉट में मिलती है, जब तक उसे लास्ट लॉट ना मिल जाए, उस समय तक वो क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। जैसे ही वो पूरी लॉट कंप्लीट हो जाए, उसका तो पूरी की पूरी क्रेडिट एक साथ अवेल कर सकता है। मजे की बात, जिससे आपने सप्लाई ली है, सामने वाला उसका टैक्स का पेमेंट कर चुका है या नहीं कर चुका है, ये भी आपको एक बार चेक करना है। और एट द लास्ट कि भैया आपको अपनी क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आपका जीएसटीआर 3B और 3 भर देना है। एज द केस में भी जो भी आएगा, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। इट्स ओके, ये अपन ने बात कर रखी थी, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। बिल टू शिप टू मॉडल भी हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। बिल टू शिप टू का मतलब होता है भाई, मैंने माल किसी एक व्यक्ति को दिया, जिसने खरीदा, उसने बोला ये माल मेरे यहां ना भेजकर मेरे कहने पे थर्ड पर्सन क्या भेज दीजिए। तो मैं सप्लायर हूं, मैं रायपुर में बैठा हूं, मेरे पास कस्टमर का फोन आया था। कहां से, बिलासपुर से फोन आया था। और बोलता है कि भैया वो माल जो है ना, रास्ते में भाटापारा करके पड़ता है, एक रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है भाटापारा। आप एक काम कीजिए कि ये माल जो है ना, बिल आप मुझे बनाइएगा, लेकिन डिलीवरी आप इसकी भाटापारा दे देना। क्योंकि यदि आप मुझे माल बिलासपुर भेजोगे भी ना, यहाँ से 200 किलोमीटर पहले बिलासपुर भेजोगे, मैं वापस बिलासपुर से भाटापारा माल की डिलीवरी देने जाऊंगा। अननेसेसरी डबल ट्रांसपोर्टेशन लग सकती है, हाँ साहब लग सकती है। उस केस में जीएसटी के अंदर एक परमिशन दी गई है कि आप चाहे तो बिल टू शिप टू मॉडल में भी काम कर सकते हैं। बिल टू मॉडल में क्या होगा, मैं बिल करूंगा रायपुर टू बिलासपुर, बिलिंग टू रायपुर टू बिलासपुर। बिलिंग कहां हो रही है, बिलासपुर को हो रही है, रायपुर वाले की तरफ से। मैं रायपुर वाला सप्लायर हूं, यहाँ पे समझिए एक बिलासपुर वाला खड़ा है, जो कौन है, वो बायर है। उसने बोला कि इस माल की बिलिंग आप मेरे नाम से कर दीजिए, लेकिन इसकी शिपिंग कहां पे कीजिएगा, शिपिंग कीजिएगा इसकी कहां पर, शिपिंग कीजिएगा भाटापारा पे। तो सामने वाले ने बोल दिया भैया बिल टू शिप टू मॉडल में भी जीएसटी आपके नाम पर बिल बन सकता है। और यदि वो आपके कहने पर, बिलासपुर वाले के कहने पर, मान लेता हूं आप लोग कौन है, बिलासपुर वाले बायर के कहने पर, बिलासपुर वाले बायर के कहने पर क्या हो सकता है कि भैया बिलासपुर वाले बायर के कहने पर यदि वो माल भाटापारा में डिलीवर्ड हो गया ना, तो भी हम उसे क्या मानेंगे कि रिसिपिएंट को माल मिल चुका है। ये क्लियरिफाई किया गया। और हमने देखा मेन 4 कंडीशन के अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात की गई। मतलब ड्यूटी पेमेंट का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रूल 36 के अंदर इसकी बात की गई। आइदर वो इनवॉइस हो सकता है, आइदर वो डेबिट नोट हो सकता है, आइदर वो रिवर्स चार्ज वाला खुद का बनाया हुआ इनवॉइस हो सकता है,
इन सब के अलावा दो नए बिंदु क्या जुड़ गए, बिल ऑफ एंट्री। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में टॉपिक पढ़ेंगे, जिस दिन हम कस्टम पढ़ेंगे, मैं ऐसा बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वहां पर हमें एक टॉपिक मिलेगा कि भैया जैसे ही मेरा माल इंडियन पोर्ट पे आ जाता है, उस माल को उठवाने के लिए, उस माल को क्लियर कराने के लिए, क्लियरेंस बोलते हैं उसे, उस माल को पोर्ट से अपने घर तक लाने के लिए हमें क्या लगता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल करने होते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री सेट का नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कस्टम के अंदर। उस बिल ऑफ एंट्री के अंदर हमारा जो भी कस्टम ड्यूटी आ रहा है वो हमें पे करना पड़ता है। जितना भी हमारा कस्टम टैक्स आ रहा है, जो भी हमारा कस्टम तो आ रहा है वो तो देना ही है, साथ में हमें उसमें क्या देना पड़ता है, चूंकि माल इंडिया में इंपोर्ट हुआ है और इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने क्लियर कर रखा है, क्या लगेगा, आईजीएसटी भी लगेगा। तो उस आईजीएसटी का पेमेंट कहां से प्रूफ होगा, बिल ऑफ एंट्री से। तो बिल ऑफ एंट्री भी आपको क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बिल ऑफ एंट्री भी करना कुछ नहीं साहब, बिल ऑफ एंट्री करना क्या है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा बोलता हूं कि बिल ऑफ एंट्री भी एक उपाय है। कस्टम के अंदर बात करेंगे बिल ऑफ एंट्री का क्या करना पड़ता है, कस्टम अभी पढ़ नहीं रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, जीएसटी। तो मैंने बोला बिल ऑफ एंट्री के बारे में जो डिस्कशन करना है वो हम कस्टम में करेंगे, लेकिन जीएसटी के अंदर आपको इस बात को समझना है, इस बात का फोकस करना है कि आईटीसी के लिए ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट्स में बिल ऑफ एंट्री की भी उपयोगिता है, उसे भी ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि उसके अंदर भी आईजीएसटी का कितना पेमेंट हुआ है साफ साफ लिखा रहता है। तो वो भी आपके लिए रूल 36 के अंदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हो गया। और इसके बारे में, इसके अलावा हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा दिया गया इनवॉइस या चालान को भी हमने क्या बोला, उसके आधार पर भी आपको क्या मिल जाएगी भैया, आपको जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक डॉक्यूमेंट जनरेट करता है, जिसमें मैंने क्या नाम दिया, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट पर भी आपको क्या मिल जाएगी, उस क्रेडिट नोट पर भी क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी। दोस्तों उसके बाद हमने जितनी बात की थी, आज मैं कुछ नई बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। रूल 37 के बारे में बात, यहां से हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे से बहुत आराम से समझें, क्योंकि पूरे जीएसटी के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी आप जीएसटी की ऑडिट करें या जीएसटी पे वर्किंग करें तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं इसके लिए आपको पहले मैं बिल टू बिल मैचिंग का कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, और उससे पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल जनरेट करता हूं। होप तो आपको दिख रहा होगा एग्जांपल। एस इज सप्लायर, सप्लायर ने 1 लाख रुपए का माल किसको भेजा, रिसिपिएंट को। सप्लायर ने 1 लाख रुपए का माल भेजा रिसिपिएंट को। एस आपको दिख रहा होगा, एस सप्लाइज 1 लाख रुपीस का गुड्स गया है यहाँ पे, और 18% की जीएसटी चार्ज होती है। 1 लाख और 18,000 उसकी जीएसटी होगी, 1,18,000 का बिल बन गया। ओप्सो पे आपको सारी फिगर साथ साथ में दिख रही होगी, ठीक है। 1,18,000 का ये बिल बन गया, 1,18,000 रुपए की सप्लाई हो गई। ये तो हो गया गुड्स की वैल्यू, और ये उसका हो गया जीएसटी पार्ट। टोटल मिला के 1,18,000 का बिल एस ने बनाकर किसको दे दिया, आर को दे दिया। रिसिपिएंट को जैसे ये बिल मिला, अब कंडीशंस को याद करता हूं मैं, आईटीसी लेने की कंडीशंस को याद करता हूं। पहली कंडीशन क्या है, इनवॉइस। ये सर इनवॉइस, ये जो बिल बना था 1,18,000 का, इसमें बिल का नाम दे देता हूं। ये पूरा बिल डॉक्यूमेंट्स आ चुका है आर के पास, मैंने टिक लगा कि कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। सेकंड बात करता हूं मैं, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। गुड्स रिसीव्ड, हाँ साहब पूरा माल हमें मिल चुका है, मिस्टर आर को पूरा माल मिल चुका है, क्रेडिट बनने के लिए दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन, एस ने जो 18,000 रुपए का टैक्स आर से वसूला था, ये 18,000 रुपए पे वसूला था, इस 18,000 का पेमेंट, इस 18,000 का पेमेंट किसको कर दिया इसने, गवर्नमेंट को कर दिया हो, पे टू द गवर्नमेंट। इट्स ओके, गवर्नमेंट को सामने वाले ने पेमेंट भी कर दिया, इनवॉइस रेज कर दिया, गुड्स रिसीव भी कर लिया, और गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या, सप्लायर पे जीएसटी पे कर दिया, यस सर, तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी। चौथी कंडीशन कि आर ने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया हो, यस सर कर दिया हो। यहां तक की स्थिति बहुत आसान दिख रही है, चारों कंडीशन पूरी हो रही है, तो आर को क्या मिल जाएगी, इस 18,000 रुपए की क्या मिल जाएगी, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यू नो
जब आर अपनी बुक्स में इस 1,18,000 के माल की एंट्री करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? जनरल एंट्री। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ बच्चों का कहना था शायद ये कुछ दिखने में छोटा बड़ा या कुछ साइज का इशू आ रहा है, बट बेटा ये नोटबुक है तो थोड़ा सा इशू आ सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कहीं भी लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हमारी टीम और मैं दोनों मिलकर इस पर वर्क कर रहे हैं कि और कैसे अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैं यही बोलूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इसको जूम इन करके आप इसको बहुत अच्छे से बड़ा करके आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू एस। एस कौन है मेरा यहाँ पे? सप्लायर या क्रेडिटर, कुछ ही बोल सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई। चूंकि 1,18,000 का माल खरीदा हूं मैं, 1,18,000 का माल खरीदा हूं तो 1,18,000 में मुझे उसे देने हैं। मैंने बोला उस देने के पार्ट की एंट्री मैंने एक साथ कर दी। ये 1,18,000 रुपए मुझे उसे देने हैं। अब मैं बोलता हूं उसमें से मेरे को गुड्स के लिए देना है 1,00,000 रुपए और जीएसटी के लिए देना कितना है? 18,000 रुपए। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट खाते में चला गया। इसी को हम बोलते हैं आईटीसी अवेल करना। अब बहुत ध्यान से सुनना, मेरी ये आईटीसी कब फाइनल होगी? जब बिल टू बिल मैच हो जाए। मैंने एक वर्ड बोला था, क्या? बिल टू बिल मैच हो जाए। एज पर प्रीवियस डिस्कशन, जो हमने इससे पहले जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी वहां पे हमने कुछ डिस्कस किया था, याद होगा आपको। जीएसटी का मॉडल स्कीम ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग की मॉडल स्कीम की बात कर रहा हूं। GSTR1 इस बिल नंबर को मैं देता हूं। बिल नंबर ये मेरा बना था 21 नंबर का बिल बना था। मैं इसे बिल नंबर दे दिया 21। इस सप्लायर ने बिल नंबर 21 बनाया था। ये मेरा 21 नंबर के वाउचर में उसने मुझे ये बिल बना के फाड़ के कागज मुझे दे दिया। मैं भी उस कागज को लेकर घर में आ गया। अब इस सीन में GSTR1 और GSTR2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहले इसे समझिएगा, बाद में मैं बताऊंगा कि GSTR2 नहीं जा पा रहा वो अलग बात है। यदि GSTR1 और 2 दोनों जाने थे तो कैसा होता? सप्लायर कौन है? एस। क्या भरता? अपना GSTR1 भरता। उसमें क्या डिटेल देता? नाम देता किसका? इसे B2B सप्लाई के अंदर दिखाता है कि हमने आर को 1,00,000 रुपए का माल भेजा, 1,00,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया, जिसके ऊपर जीएसटी कितनी बनी? 18,000। ये कौन बोलता? ये एस अपने रिटर्न में बोलता। कौन बोलता? एस अपने रिटर्न में बोलता। ठीक है। ये एस अपने रिटर्न में बोलता कि भैया हमने माल भेजा है किसको? आर को भेजा है हमने माल, हमारा रेसिपिएंट आर है और उसको हमने 1,00,000 का माल भेजा जिसमें 18,000 की जीएसटी बनी। इट्स ओके। होप सो कि ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे साथ साथ में देखते जाएं। यदि कोई नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकता है। मैं एक बहुत बड़ा कंसेप्ट इस तरह डिस्कस करने जा रहा हूं, फिर मैं रूल 37 में आऊंगा। बेटा हमारी क्लास का बेसिक फंडामेंटल होता है, कोई भी चीज को हम सेक्शन वाइज नहीं चलते। हम पहले उसमें क्या बोला जा रहा है ये सुनते समझते हैं, फिर सेक्शन या रूल्स की बात हम तुरंत कर लेते हैं। वो हमारे दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएगा, निश्चित रहे। मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक प्रैक्टिकल विजन है आपका, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। GSTR1 भर दिया किसने? एस ने। ये हो गया उसका आउटवर्ड्स का रिटर्न। याद होगा इसे मैं सप्लाई का रिटर्न या आउटवर्ड्स का रिटर्न बोलता था, इसे याद होगा आपको तो आउटवर्ड। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। शायद थोड़ा सा वीडियो हैंग हो गया। हाँ जी फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे सामने वाला कौन? सप्लायर एस। सप्लायर एस ने क्या किया? सप्लायर एस ने क्या किया? गुड्स की सप्लाई की रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट ने उसकी आईटीसी अवेल करने के लिए चारों कंडीशन को फुलफिल कर दिया था। इट्स ओके। चारों कंडीशन फुलफिल होने से रिसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। उसके बाद मैंने एक वर्ड बोला था कि बिल टू बिल मैच किया जाएगा आईटीसी को फाइनल करने के लिए। जीएसटी की एक बहुत अच्छी फीचर्स मॉडल लॉ के समय लिखी गई थी। अब ध्यान से देखिएगा, जो जीएसटी का बेसिक रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर था कि GSTR1 किसको भरना पड़ता? सप्लायर। सप्लायर कौन है हमारा? एस। एस जो है क्या करता? GSTR1 में किसका नाम लिखता? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है हमारा? रेसिपिएंट है आर। रेसिपिएंट का नाम लिखता है कि भैया मैंने 1,00,000 रुपए का माल भेजा है जिसका 18,000 जीएसटी बना, और अपना रिटर्न अपलोड कर देता। अब आर को क्या करना था? आर को क्या करना था दोस्तों? आर को अपना GSTR2 भरना था। आर आईटीसी अवेल करने के लिए क्या करता है? GSTR2 इनपुट का रिटर्न है, ये इनवर्ड्स का रिटर्न है। ये
आर अपना इनवर्स रिटर्न भरता है, उसमें बोलता है कि मैंने किससे माल खरीदा है, मैंने किससे माल खरीदा है, मैंने माल खरीदा है किससे, एस से। ये कौन बोलता, आर बोलता कि मैंने माल खरीदा है एस से, और 18,000 रुपए की मेरी क्या बन रही है, आईटीसी बन रही है, वो क्लेम कर लेता है जीएसटीआर 2 में और अपना रिटर्न अपलोड कर देता। अब पोर्टल क्या करता, बिल टू बिल मैच करता। बिल नंबर 21 ऑफ सप्लायर, ध्यान से सुनना, बिल नंबर 21 ऑफ सप्लायर में आउटपुट टैक्स दिख रहा है 18,000 रुपए। बिल नंबर 21 में, बिल नंबर 21 ऑफ सप्लायर, सप्लायर के बिल नंबर 21 में 18,000 रुपए का आउटपुट टैक्स दिख रहा है, और उतना ही 18,000 रुपए का टैक्स का क्रेडिट किसने क्लेम किया है, रिसिपिएंट ने। रिसिपिएंट कौन है, हमारा आर है, मिस्टर आर ने 18,000 रुपए का आईटीसी अवेल किया। ये इस 18,000 रुपए का क्लेम इस आउटपुट से मैच कर रहा है, तो बोलेंगे कि हम बिल से बिल की मैचिंग हो चुकी है। जब बिल से बिल की मैचिंग होगी तो आपको आईटीसी अवेल हो जाएगा। ये जीएसटीआर 1 और 2 के मैचिंग का कंसेप्ट आया था। पहले क्या होता दोस्तों, जब जीएसटी रिजीम नहीं था, आर को सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने पास रखना है कि 18,000 रुपए का इनवॉइस इसके पास अवेलेबल है, और रिटर्न क्लेम में अपना रिटर्न भर देता था कि 18,000 रुपए का मेरे पास परचेज बिल रखा हुआ है, आप मुझे आईटीसी दे दीजिए। ये ओल्ड सिस्टम में परमिसिबल था। न्यू सिस्टम में जब तक ये 18,000 रुपए, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये आने वाले एक अमेंडमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा, जब तक ये 18,000 रुपए जीएसटीआर 1 में नहीं दिखेगा तब तक रिसिपिएंट को इस 18,000 की क्रेडिट मिलना मुश्किल होती। लेकिन लॉ के द्वारा जीएसटीआर 2 को काफी समय के लिए क्या कर दिया गया, डेफर कर दिया गया। फिर से ध्यान से सुनना, जीएसटीआर 2 को काफी समय के लिए डेफर कर दिया गया। तो बिल टू बिल मैचिंग को लेकर आपके मन में कंसेप्ट, एक बिल टू बिल जो मैचिंग थी, बिल की मैचिंग वाला कंसेप्ट था, उसको लेकर आपके मन में एक डाउट आएगा, सर अब ये मैचिंग कैसे हो रही है। इसके लिए मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों कि देखिए, अभी मैं क्या करता हूं, मैं सप्लायर, जो भी व्यक्ति मेरा सप्लायर है, या मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी सप्लाई करता है, यहाँ पे इस एग्जांपल में एस सप्लाई कर रहे थे, तो एस अपना जीएसटीआर 1 भरते हैं टाइम पर, एस अपना जीएसटीआर 1 भरते हैं। जीएसटीआर 2 किसको भरना था, रिसिपिएंट को भरना था। रिसिपिएंट जीएसटीआर 2 नहीं भर पा रहा है, यहाँ पे रिसिपिएंट यहाँ पर जीएसटीआर 2 नहीं भर पा रहा है, तो रिसिपिएंट यहाँ पर उसके बदले क्या कर रहा है, एक टोटल में फिगर डाल दे रहा है जीएसटीआर 3B में कि इस महीने मेरी क्रेडिट इतने की बनी, तो वो क्रेडिट की ओवरऑल फिगर डाल दे रहा है। अब डिपार्टमेंट चाहे तो बिल टू बिल मैचिंग के लिए क्या कर सकती है, जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 3B की टोटल को मैच कर सकती है। जब तक मैचिंग नहीं करेंगे, बिल टू बिल मैचिंग का कंसेप्ट लागू नहीं हो सकता। तो ये अभी इस अटेम्प्ट के बच्चों के सामने एक अमेंडमेंट आ गई है। इस अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि यदि आपकी आईटीसी में डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, तो हम आपकी आईटीसी अवेल होने नहीं देंगे। वो यदि बिल मैच नहीं हो रहा है तो हम आपको आईटीसी अवेल नहीं करने देंगे। जबकि होना था कि जीएसटीआर 1 और 2 को मैच करना था, लेकिन लॉ ने जीएसटीआर 2 को डेफर कर रखा है, तो वो अभी जीएसटीआर 1 को मैच करा रहे हैं, जीएसटीआर 1 को मैच करा रहे हैं जीएसटीआर 3B से, और लिख दिया कि यदि यहां पर जीएसटीआर 1 के थ्रू आपके नाम में जो भी क्रेडिट बनी है वो आपको रिफ्लेक्ट होती है बेटा जीएसटीआर 2A में। जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है फिगर्स, जीएसटीआर 2A में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड क्रेडिट जो आपके नाम से रिफ्लेक्टेड क्रेडिट है, मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड क्रेडिट है आपके नाम से 18,000 रुपए, और आपने जो 3B में क्लेम किया वो भी क्या होनी चाहिए, 18 ही होनी चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सप्लायर जो था उसने जीएसटीआर 1 नहीं भरा, ऐसे कई सप्लायर हो सकते हैं। तो उस केस में ये बोला गया जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है आपके नाम पर क्रेडिट और जो आप क्लेम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20% से ज्यादा का नहीं हो सकता। यदि 20% से ज्यादा का होगा तो हम आपकी उस क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि सामने वाले ने उतना टैक्स नहीं दिया। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। मैं बेचता हूं तभी तो तुम खरीदते हो, मैं आउटपुट टैक्स देता हूं तभी तो तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। अब आप बताइए कि मेरे 2A में क्रेडिट दिख रही है सिर्फ 18,000 की, और मैं यहाँ 1 लाख की क्रेडिट क्लेम कर लूं जीएसटीआर 3B भरते वक्त, तो दिक्कत तो हो सकती है। लोगों ने ऐसा किया था बेटा, लोगों ने अति में ऐसा किया था, आप सोच भी नहीं सकते। लोग बोलते थे कि जीएसटी में कहां जीएसटीआर 2 जा रहा है, जब जीएसटीआर 2 नहीं जा रहा है, जीएसटीआर 2 बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है, तो एक काम करते हैं ना, जो भी क्रेडिट हमको क्लेम करनी है 3B में मन से लिख देते हैं। कई लोग ऐसे भी निकले। लोगों ने इस चीज का बहुत इस डिले का बहुत फायदा मिसयूज किया कि भैया 3B में कोई भी फिगर लिख रहे, बन रही थी क्रेडिट 80,000 की, लिख दिया 8 लाख की क्रेडिट, 3B फाइल हो गया, 8 लाख की क्रेडिट बन गई, 8 लाख के क्रेडिट के साथ साल भर से बिजनेस कर लिया उन्होंने।
अब ऐसे लोगों को टाइट करने के लिए एक अमेंडमेंट ले आया, उस अमेंडमेंट में ये बोला भैया आप जो 80,000 वाले 8 लाख की क्रेडिट क्लेम कर रहे हो ना भैया, अब एकदम अलर्ट हो जाना। क्यों अलर्ट हो जाना? क्योंकि अब आपकी जो क्रेडिट है, अब आपकी जो क्रेडिट है ना, वो हम GSTR 1 ऑफ सप्लायर, आपके लोग जो लोग सप्लाई आपको दिए थे, जो आपको सप्लाई दिए थे ना, उनके GSTR 1 के द्वारा क्या बन जाएगा? आपका GSTR 2A बन जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, यदि नहीं कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वहां पर मैंने GSTR 2A को बहुत डिटेल में लिखा है। GSTR 2A, GSTR 2A, GSTR 1 ऑफ सप्लायर से मेरा जो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होता है उसका नाम है GSTR 2A। वहां से जाना था मेरा GSTR 2, लेकिन सरकार ने GSTR 2 को अभी थोड़ा रोक रखा है, तो मेरा एक्चुअल रिटर्न GSTR 2 नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मेरे नाम पर बनी हुई क्रेडिट मैं पोर्टल में देख सकता हूं कि मेरे पोर्टल पे कितनी क्रेडिट दिख रही है। और जो पोर्टल में दिखने वाली क्रेडिट है उसको मैंने नाम दे दिया GSTR 2A की क्रेडिट, और 3B में मैं अपनी एक्चुअल बिल के आधार पर क्रेडिट क्लेम करता हूं। उन दोनों का डिफरेंस 20% से ज्यादा का नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यदि 2A में 100 रुपए दिख रहा है, 2A में 100 रुपए दिख रहा है और 15 रुपए की एक मेरी ऐसी क्रेडिट है जो 2A में 100 नहीं हो पा रही, हो सकता है उस सप्लायर ने अपना रिटर्न नहीं भरा, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, तो मैं तो 115 क्लेम करूंगा 3B में। भाई मेरी तो जेन्युइन क्रेडिट है, मैं 115 की क्रेडिट क्लेम करूंगा किसमें? 3B में। लेकिन दोस्तों मेरे 2A में क्या दिख रहा है? 2A में तो सिर्फ 100 रुपए दिख रहा है। तो अब मुद्दा ये आता है, क्या ये 15 रुपए मुझे अलाउ होंगे या नहीं होंगे? तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा बेटा, इस 15 रुपए के ऊपर पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, आप जो लिख दो सब अलाउ हो जाता था। अभी रिस्ट्रिक्शन के साथ क्या लिख दिया गया? एक अमेंडमेंट आ गई है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया 100 और आपके द्वारा क्लेम की गई क्रेडिट 100 जो 2A में दिख रही है और जो आप क्लेम कर रहे हो कितना 115 रुपए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम डिफरेंस 20% तक का परमिसेबल है, उससे ज्यादा का डिफरेंस हुआ तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब कि उसके ऊपर की क्रेडिट को उड़ा दिया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा। एक बहुत पॉजिटिव अमेंडमेंट, जिससे लोग जो फॉल्स बिलिंग कर रहे थे, जो फॉल्स क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, वो सारी की सारी क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट होगी। उसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सोचा। इवन मैं आपको एक हिंट भी देता हूं, ये प्रोविजन इतना फ्रूटफुल निकला गवर्नमेंट के रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में आप जहां 20% बढ़ रहे हो ना, अभी 20% तक का वेरिएशन चल जाएगा, अलाउ हो जाएगा। आने वाले समय में गवर्नमेंट ने इसे प्रैक्टिकली और रिड्यूस कर दिया। बोले वेरिएशन हमको नहीं चलना, वेरिएशन हमको अलाउ करना ही नहीं है। बोले फिर भी कुछ जेन्युइन किसी कारण से डिले हो रहा है तो हम 10% पे लाकर रोक दिए। मतलब जो 20 है वो आने वाले टाइम में, जब अगला टाइम आप जब एग्जाम देंगे तो हो सकता है ये 10 हो जाए आपके पढ़ने में। एक्चुअल लाइफ में गवर्नमेंट ने इसे अमेंड कर दिया है, बट आपके एग्जाम में अभी जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है उसमें 20% वाली लिमिट ही एप्लीकेबल है। नियर फ्यूचर में इसे इतना इफेक्टिव माना गया कि इस वेरिएशन को और रिड्यूस कर दिया और बोला कि भैया आने वाले समय में हम 10% से ज्यादा का वेरिएशन अलाउ नहीं करेंगे। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि भाई मैं बेचूंगा तो तुम खरीदोगे, मैं आउटपुट टैक्स दूंगा तो तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। कहीं ना कहीं मेरा आउटपुट और तुम्हारी इनपुट मैच तो होनी चाहिए। मैंने तुमको जो माल बेचा उसका आउटपुट टैक्स 80,000 आ रहा था, तुमने जो माल खरीदा उसकी क्रेडिट बननी चाहिए थी 80,000, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? 80,000 की जगह 8 लाख की क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, 7,20,000 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट क्लेम कर रहे थे भैया, जो कि फॉल्स क्रेडिट हुआ करती थी। कुछ भी लोग कर लेते थे, लोग टैक्स बचाने के चक्कर में टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े, इसलिए क्या कर रहे थे? एक्स्ट्रा फॉल्स क्लेम कर रहे थे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सारे लोग ऐसा कर रहे थे, कुछ लोगों से अपरेंट मिस्टेक भी हो जाती रही होगी, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बोला भैया हमारा जीएसटी लाने का पर्पस रेवेन्यू बढ़ाने का है, हम फॉल्स क्रेडिट बिल्कुल भी अलाउ नहीं होने देंगे। और साफ साफ बोल दिया भैया हमारा बिल टू बिल जो मैचिंग का कंसेप्ट था, ठीक है हमारी तरफ से थोड़ा सा डिले हो गया, GSTR 2 की टेक्निक हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाई, हमने GSTR 2 को थोड़े समय के लिए डेफर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम टोटल में तो आपको मैच कर लेंगे। टोटल में जो आप क्लेम कर रहे हो 3B में, जो आपके नाम में 2A में दिखा। अच्छा बेटा 2A की फिगर आती कहां से? 2A की फिगर आती है बेटा आपके सप्लायर जो GSTR 1 भरते हैं ना, GSTR 1 में दो कॉलम अलग अलग होते हैं, एक होता है B2B सप्लाई, एक होता है B2C सप्लाई। B2B सप्लाई मतलब मैं रजिस्टर्ड व्यक्ति जितने रजिस्टर्ड व्यक्तियों को माल बेचा हूं वो मेरे क्या कहलाएंगे? B2B सप्लाई। ये होगी B2B सप्लाई। और एक हो गया जितना माल मैंने अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को बेचा वो क्या कहलाएगी बेटा? B2C सप्लाई। मुझे इन दोनों को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। B2B में व्यक्ति वाइज, नाम वाइज उसके GST की डिटेल के साथ बताता हूं कि मैंने इस तारीख को इतने रुपए का माल बेचा था, इतना रुपए इसमें टैक्स बन रहा था। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने GSTR 1 में आपका नाम लिख देता हूं तो मेरा GSTR 1 अपलोड होते ही
अपने आप पोर्टल के अंदर डाटाबेस बन जाता है क्या कि आपको मेरे नाम से इतने रुपए का माल मिला, जिसकी क्रेडिट ऑटोमेटिकली कहां पे रिफ्लेक्ट होने लगती है, जीएसटीआर 2A में। जीएसटीआर 2A में ये क्रेडिट ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होने लगती है दोस्तों, ऑटोमेटिक। यदि मैंने अपना रिटर्न भर दिया है, मैं आपका सप्लायर हूं, आप मेरे रिसिपिएंट है, मैंने अपना रिटर्न भर दिया है, मैंने अपना जीएसटीआर 1 भर दिया है, तो आपका जीएसटीआर 2A ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा, और उस 2A में आपको ऑटोमेटिकली क्या दिखेगा, 18,000 रुपए मेरे सप्लायर, मुझ सप्लायर के द्वारा मेरे जीएसटीआर नंबर से आपको वो 18,000 रुपए की क्रेडिट विंडोज में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होते रहेगी। मैं कुछ समय के बाद जैसे थोड़ा सा आपका रिटर्न चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं इस स्क्रीन में आपको ये 2A कैसे दिखता है इसका लाइव विजन दिखाना चाहूंगा कि देखो बेटा 2A इस तरीके से दिखता है, हम यहां से ये चीजें निकाल सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। ये जानना प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद इसका इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन उसको देखने के बाद शायद आपकी जानकारी बहुत अच्छी हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका लाइव विजन मिले। इट्स ओके, इसी स्क्रीन पे आपको इसका लाइव में डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया जो बिल टू बिल मैचिंग वाली बात मैंने आपको बोली, जो नहीं हो पा रही थी, तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं भैया, अभी हम यदि जीएसटीआर 1 और 2 जाता तो हम बिल टू बिल मैच कर लेते, लेकिन दोनों अभी नहीं जा पा रहा, इसलिए हम बिल टू बिल तो मैच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हम इस स्थिति में हैं कि हम बिल टू बिल तो नहीं मैच कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपका क्या चेक कर सकते हैं, क्या मैच कर सकते हैं कि भैया टोटलिटी में तो हम मैच कर सकते हैं कि भैया सामने वालों ने आपके नाम पे एग्जांपल 18,000 चढ़ा रखा है और आप कितना तक चढ़ाए हो, 20,000 तक चढ़ाए हो, परमिसिबल लिमिट के अंदर है, 20% के अंदर है, चलो ठीक है, 20 के ऊपर हुआ, 20% से डिफरेंस ज्यादा हुआ, हम अलाउ नहीं करेंगे। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपसे क्या चाहती है कि भैया आप सिस्टमेटिक चलो, जीएसटी की रेवेन्यू को हमें बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ये तो हो गया बेटा बिल टू बिल मैचिंग। अब मैं इसमें इसी एग्जांपल में एक बात और ऐड ऑन कर रहा हूं, रूल 37 को बहुत ध्यान से सुनना। सप्लायर ने मुझे 1 लाख का बिल बनाकर दे दिया कि 1 लाख का गुड्स, 18,000 का जीएसटी, 1,18,000 रुपए, और उसने मुझे माल उधारी में दे दिया। मैं बड़ा खुश, चलो माल उधारी में आया है। अब सुनते जाना बात क्या हो रही है। 1 लाख रुपए का माल मैंने परचेज में चढ़ा दिया, 18,000 रुपए मैंने क्रेडिट क्लेम कर ली और 1,18,000 रुपए क्रेडिटर्स के नाम में पेबल दिखा दिया। अब बेचारा क्रेडिटर्स मींस जो मेरा सप्लायर था, मिस्टर एस की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं आर बन जाता हूं, उधर मेरा जो सप्लायर खड़ा है उसको नाम मैंने रख दिया क्या, यहां पर कहीं पर वो एस खड़ा है, ये एस ये मैं, दिख रहा है आपको दोनों, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यहां कहीं पर आपका एस खड़ा है सप्लायर, यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए आपके बिहाफ में रिसिपिएंट बन गया हूं, ठीक है। सप्लायर ने मुझे माल दे दिया, वो भी उधारी दे दिया और उधार मिल गया, मैं बड़ा खुश। आपको भी पता है इंडिया में कोई चीज उधार मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, उधार खरीदी हुई माल की एक वैल्यू ही अलग होती है, ठीक है। तो उसका पेमेंट आराम से करेंगे, जब होगा तब करेंगे, देखा जाएगा। अब भाई साहब मिस्टर एस के साथ दिक्कत क्या आ रही है, ये यहाँ पे खड़े हैं एस, शायद आपको दिख रहे होंगे, ये एस खड़े हैं यहाँ पे, ये एस के साथ दिक्कत क्या हो रही है, इस जगह पे जो एस खड़े हैं उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है बेटा, ध्यान से सुनना कि उन्होंने तो आपको माल बेच दिया और 1 लाख रुपए का माल बेचा, उस पर 18,000 का जीएसटी बना था, उन्होंने सरकार को 18,000 रुपए इसी महीने के रिटर्न में देना है, उन्होंने 18,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया, एस ने गवर्नमेंट को 18,000 रुपए दे दिया। और एस क्या सोच के चल रहा है कि 1 लाख रुपए मुझे माल का भी मिल जाएगा, 18,000 रुपए मुझे जीएसटी का भी मिल जाएगा, 1,18,000 रुपए मेरा जो कस्टमर है मुझे वो दे देगा 10-15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर। अब मैं रिसिपिएंट हूं और मैं रिसिपिएंट आपकी प्रवृत्ति का निकला, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तो इसका एस का क्या दे देंगे, ये आपका फेमस डायलॉग होता है, बुरा मत मानना, मैं ऐसी मजाक के लिए आपके लिए बोला, जिसका लिया उसका दिया नहीं, इस एस को क्या पैसे दे देंगे, एस को हमने पैसे दिए नहीं, एस को हमने पैसे दिए नहीं, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, जब एस का फोन आता है, दे देंगे ना भाई, कहीं जा थोड़ी ना रहे, तेरा पैसा दे देंगे। अब एस एक दिन अचानक से दिमाग खराब हो गया एस का, एस डिपार्टमेंट को फोन लगाता है बहुत गुस्से में, बोले साहब आपने ये क्या बना रखा है, ये जीएसटी सिस्टम में क्या कर रखा है, मेरे से आपने आउटवर्ड्स के 18,000 रुपए तुरंत ले लिया और आपने बोला ये जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने क्या बोला सर, ये जीएसटी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और बोले कि ये 18,000 रुपए तुम कस्टमर से रिकवर कर लेना। ठीक है सर, कस्टमर से रिकवर कर लेंगे, और कस्टमर 9 महीने से मेरे पैसे नहीं दे रहा है और मैंने आपको 18,000 दे दिया, और मजे की बात मेरे 18,000 वो दे नहीं रहा है, और इस 18,000 की क्रेडिट आपसे वो ले चुका है, मेरा 18,000 रुपए रोक कर
फिर भी वो 18,000 का बेनिफिट ले चुका है। बताइए साहब क्या करना है। साहब ने बोला बताओ इतनी बड़ी गलती आपके रिसिपिएंट ने की, रुकिए हम उसकी अभी खबर लेते हैं। और उस खबर के तहत क्या बना दिया इन्होंने, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक रूल बना दिया, रूल 37 और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के प्रोविजन में लिख दिया ये बात कि इफ इनवॉइस डेट से 180 दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर recipient did not pay to supplier, recipient did not pay to supplier, तो ITC will be reversed बाय रिसिपिएंट। क्या कमाल का प्रोविजन बना दिया गया भैया, यदि इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर रिसिपिएंट सप्लायर के पैसे नहीं देता है, सप्लायर का पूरा पेमेंट नहीं करता है, तो जितनी उसने आईटीसी अवेल कर रखी थी, आईटीसी तो अवेल करने की कंडीशन यहां पे लिखी गई थी, ये 4 कंडीशन, इसी आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। उस आईटीसी से आपका हाथ छूट जाएगा, वो आईटीसी आपने जो ले रखी थी उस आईटीसी को सरकार को आपको वापस देना पड़ेगा, और वो भी उसकी वापसी कैसे होगी, विथ इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से सुना बेटा, विथ इंटरेस्ट, वो भी इंटरेस्ट कितने का, 18% का, 18% के इंटरेस्ट के साथ आप उसकी वापसी करेंगे। बहुत ध्यान से समझना बेटा, 18% का इंटरेस्ट कोई मामूली बात नहीं होता। और इस प्रोविजन से क्या फायदा मिला आपको पता है, कौन खुश हुआ इस प्रोविजन से, कौन खुश हुआ, मिस्टर एस आपका सप्लायर के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई बेटा, ये देखो मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब आप उसका पेमेंट जल्दी कर दोगे, क्योंकि आपको आईटीसी को बनाए, मुझ जैसे रिसिपिएंट को जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं आपकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं बहुत नियत का साफ सुथरा इंसान हूं, जिसका लिया उसको तुरंत दे के आता हूं। भाई साहब पहली बात तो उधारी खरीदने की इच्छा ही नहीं रखता, लेकिन मैं एक आम धारणा बता रहा हूं कि अब मान लो कोई बदमाश मेरे ब्याह में, मतलब मेरी जगह पे कोई बदमाश रिसिपिएंट है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, टाइमली और प्रॉम्प्ट पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी रिजीम के अंदर। यदि वो टाइमली और प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं करता है तो सामने वाले को दिक्कत क्या होगी, सामने वाले को दिक्कत ये होगी भैया कि जो 18,000 रुपए है ना, वो 18,000 रुपए भैया वास्तव में तो मैंने 18,000 का पेमेंट किया या नहीं है किसी को भी, लेकिन बिल में 18,000 रुपए मेरे को दिख गया, मैंने 18,000 ले लिया, और अभी तक पेमेंट 180 दिन के अंदर भी नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद मेरी आईटीसी बनी रहेगी। नहीं भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार ने रूल 37 में साफ-साफ लिख दिया है, रूल 37 ने साफ-साफ ये लिख दिया है कि भैया इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। तो ठीक, नहीं किए, पेमेंट कर दिए तो आईटीसी बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं किए तो क्या होगा बेटा, आपकी जो आईटीसी है आपको उसे क्या करना पड़ेगा, आपको उस आईटीसी को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये दो प्रोविजन आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आपके समराइज्ड नोट से। दोस्तों जैसा अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया रूल नंबर 37, उसको मैं एक समराइज नोट से आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर और बात करेंगे अपन। जब तक ये प्रोविजन नहीं समझ में आएगा चिंता मत कीजिए, आगे नहीं बढ़ने वाले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ पेमेंट फॉर द इनवॉइस इज नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर यदि पेमेंट नहीं होता तो आपको सारी की सारी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। ये बात कहां लिखी गई है, ये बात लिखी गई है प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के प्रोविजो में लिखी गई है कि भैया आप 180 दिन के अंदर यदि इनवॉइस की डेट से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा।
मैं डिटेल में बात करूं तो वेयर अ रिसिपिएंट्स फेल्स टू पे टू द सप्लायर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, रिवर्स चार्ज को छोड़ दिया गया यहाँ पे। आप रिवर्स चार्ज में टैक्स सप्लायर के बिल के आधार पर क्लेम नहीं करते हैं, बल्कि आप खुद टैक्स पे करते हैं फिर क्लेम करते हैं। तो इसलिए हमने बोला रिवर्स चार्ज की स्थिति को छोड़कर नॉर्मल चार्ज में जो आप बिल के 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी आईटीसी क्या कर दी जाएगी, रिवर्स कर दी जाएगी। लिखा है within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier and amount equal to the input tax credit availed by the recipient, 18,000 रुपए की जो उसने क्रेडिट अवेल की थी ना, उसकी बात कर रहा हूं, shall be added to his output tax liability। बहुत अच्छा वर्ड लिखा गया है। इस 18,000 रुपए को जो उसने 180 दिन के पहले क्रेडिट में क्लेम कर लिया था, उसे हम उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे जिस मंथ तक वो पेमेंट नहीं करता, जिस दिन उसकी वो मियाद, वो टाइम पीरियड, वो जो अवधि है वो खत्म हो रही है, वहां से हम उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। मतलब क्या हो गया, आपकी आईटीसी आपके हाथ से छीन ली गई। मतलब जो आईटीसी आप ले रखे थे वो वापस आपको आउटपुट में देना पड़ गया। मतलब आया गया बराबर नहीं दोस्तों, इसके अलावा उसके ऊपर ब्याज भी वसूला जाएगा। देखिएगा, अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और जो इंटरेस्ट की रेट है वो प्रिस्क्राइब्ड अभी एट प्रेजेंट की गई है 18% पर एनम की रेट से, सिंपल इंटरेस्ट। सी रूल 37 रूल अभी डिस्कस करने वाले। It may be noted that the above condition of the payment of the value of supply within 180 days does not apply in two cases। दो ऐसे महत्वपूर्ण केस है जहां पर 180 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जहां पर छूट दी गई है इस प्रोविजो से। पहला मुद्दा बहुत क्लियर है बेटा, जहां रिवर्स चार्ज में जीएसटी का पेमेंट किया जा रहा है, जीएसटी का रिवर्स चार्ज पेमेंट कब करने की नौबत आती है, सिंपल सी बात है, 9(3) और 9(4) दो ऐसे प्रोविजन बने हुए जहां पर ये बोला गया है कि सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी, मतलब उसके बिल में जीएसटी का कोई अमाउंट चार्ज नहीं होगा। जो भी जीएसटी पेमेंट करना है वो किसको करना है, रेसिडेंट को इटसेल्फ खुद करना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुना कि सप्लायर के बिल में जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो 1 लाख का बिल 1 लाख का ही बनाएगा, 18,000 रुपए चार्ज नहीं करेगा। और मैं उस 1 लाख के बिल को जैसे ही रिसीव करूंगा 18,000 रुपए मैं खुद पे करूंगा और आईटीसी लूंगा। तो बताइए, मैं यदि गुड्स के सप्लायर का पेमेंट डिले भी करूं तो उसके जीएसटी में कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, जीएसटी न्यूट्रल है रिवर्स चार्ज के केस में यदि मैं रिसिपिएंट पेमेंट करने में डिले भी करूं तो, इसलिए यहां पर 180 डेज की लिमिट नहीं रखी गई। दूसरा कंडीशन लिखा गया पॉइंट नंबर बी में कि डीम्ड सप्लाई मेड विदाउट कंसीडरेशन। आपने पढ़ा था सेक्शन 7 के एक शेड्यूल में, 7 का एक शेड्यूल बना हुआ है बेटा, शेड्यूल 1, जिसके अंदर लिखा गया है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पर विदाउट कंसीडरेशन के भी हम उस सप्लाई को सप्लाई मान लेंगे। मतलब एक एग्जांपल उसका मैं एक थीम बनाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में जहां लिखे गए हैं वो वाले ट्रांजैक्शन यदि हुए हैं तो उनमें यदि आप पेमेंट नहीं भी करते हैं तो भी बिना पेमेंट के भी कोई काम किसी के लिए करके दे रहे हैं तो हम उसे क्या मान लेंगे बेटा, सप्लाई मान लेंगे। आपको याद होगा वो प्रोविजन जो हमने स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस किया था। अब बात यहाँ पर ये अराइज हो रही है कि हम उसे सप्लाई तो मान लेंगे, अब उसका पेमेंट होना ही, मतलब विदाउट कंसीडरेशन बिल बनना है, बिना बिल के ही वो सप्लाई होनी, प्रैक्टिकली बिना पैसों के वो काम हो रहा है, तब भी हम उसे सप्लाई मान रहे हैं। अब सप्लाई मान लिए तो सप्लायर का जीएसटी आ गया, रिसिपिएंट को उसकी आईटीसी मिलनी है। अब रिसिपिएंट बोलता है कि भाई मैं 180 दिन का नियम लगा रहा हूँ मेरे ऊपर, यदि मैं रिसिपिएंट हूँ ऐसा कैटेगरी वाला तो मेरे पे 180 दिन का नियम भी लगाओगे, भाई मैं तो पेमेंट कभी करने वाला ही नहीं हूँ, तो फिर तो इस आधार पर तो ये नियम लग ही नहीं सकता। तो भाई जेन्युइनली बोल देगा, जिस चीज को लॉ मेकर ने खुद से बोल रखा है कि बिना पैसों के भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे, तो बिना पैसों के, बिना पेमेंट किए हुए, बिना 180 दिन के अंदर पेमेंट किए हुए भी हम आपकी आईटीसी को छेड़ेंगे नहीं। दो जगह पर इस 180 दिन के नियम का एक्सेप्शन लिख दिया गया प्रोविजो के अंदर। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के प्रोविजो के अंदर दो एक्सेप्शन भी लिख दिए गए। एक आरसीएम के केस में ये 180 डेज का नियम नहीं लग रहा और एक विदाउट कंसीडरेशन वाली सिचुएशन पर भी ये नियम लागू नहीं हो रहा। दोस्तों यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गई बातें। आइए एक प्लेन रीडिंग ले लेते हैं किसकी, रूल 37 की। बहुत ध्यान से सुनना। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड द आईटीसी ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे सर्विस की हो, चाहे दोनों हो, but fails to pay, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखा है, but fails to pay to the supplier thereof the value of such supply along with the tax payable thereon within the time limit specified। और वो टाइम लिमिट क्या है, 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस।
उसे क्या करना पड़ेगा? यदि वो 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दे तो सब कुछ ओके। 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं रिसिपिएंट भाई साहब, तो रिसिपिएंट भाई साहब को बोला गया कि अरे रिसिपिएंट भैया, जो भी आपने आईटीसी ले रखी थी उसे क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। उसके लिए देखिए क्या वर्ड लिखा है, सेल्फ फर्निश द डिटेल ऑफ सच सप्लाई and the amount of value not paid and the amount of input tax credit availed of the proportionate to such amount not paid to the supplier in the month immediately. highlight the word. यदि मैं हाईलाइट करने की बात बोलूं तो यहां पर आपका हाईलाइटेबल वर्ड और क्या होना चाहिए? supplier in the month immediately the following 180 days from the date of issue of invoice. ध्यान रखिएगा, मैंने ये आपके साथ लाइव हाईलाइट कर दिया। आपको ये पीडीएफ जब मैं सेंड करूंगा उस समय हाईलाइट कर लीजिएगा आप इसे। मतलब साफ साफ बोल दिया कि भैया, अच्छा एक बात पूछता हूं मैं आपसे, मैंने एक सप्लायर से 1 लाख का माल लिया, मैं रिसिपिएंट सप्लायर 1 लाख का, मैंने 50,000 रुपए के माल का पेमेंट और उसके जीएसटी का पेमेंट उसको कर दिया, 50,000 का पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या पूरी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी या प्रोपोर्शनेट? द वर्ड इज प्रोपोर्शनेट। क्या वर्ड लिखा है भाई साहब? प्रोपोर्शनेट। सेल्फ फर्निश द डिटेल ऑफ सच सप्लाई, अमाउंट ऑफ द वैल्यू नॉट पेड एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ द प्रोपोर्शनेट। हाईलाइट फिर से कर रहा हूं किसको? प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड। जितनी अमाउंट पेड नहीं की गई उस अमाउंट से एट्रीब्यूटेबल आईटीसी जितनी आ रही है उस आईटीसी को क्या करना पड़ेगा? आपको रिवर्स करना है। रिवर्स वर्ड में यूज कर रहा हूं, रिवर्स की जगह एक वर्ड ज्यादा अच्छा क्या, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हम इसे ऐड कर देंगे। आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हम इसे क्या कर देंगे दोस्तों? ऐड कर देंगे। ये कौन बोल रहा है? रूल 37 बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसीडरेशन। हमने एक्सेप्शन की बात की थी शेड्यूल 1 के अंदर, जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका कि बिना कंसीडरेशन की भी कुछ सप्लाई को सप्लाई माना जाएगा, तो उसके लिए क्या बोला गया कि भैया उसको छोड़ दिया जाएगा। डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ डीम्ड सप्लाई मेंशन इन अंडर क्लॉज बी अबव। हम मानेंगे कि उसका कंसीडरेशन वाला नियम देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसीडरेशन एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 of the said act shall be deemed to have been paid for the purpose of deemed supply mentioned under clause B above। जो क्लॉज बी में लिखी गई बात है ना, उसके अंतर्गत हम उसको भी पेड मान लेंगे भैया, आपका विदाउट कंसीडरेशन को भी हम सही शॉर्ट मान लेंगे, उसका आईटीसी रिवर्स नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15(2)(b। 15(2)(b) आपको याद होगा, वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर आपने डिटेल भी डिस्कस किया है। सेक्शन 15(2)(b) के अंदर कुछ घटनाओं पर जो सप्लायर की तरफ से पैसे देने थे उसके बदले रिसिपिएंट ने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए, तो उन पैसों को भी हम सप्लाई की वैल्यू में क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। याद आ रहा है? सेक्शन 15(2) लिखा भी मैंने यहाँ पे, सप्लायर लायबिलिटी पेड बाय रिसिपिएंट द सेम शैल बी एडेड इन द वैल्यू। वैल्यू में उसे भी ऐड कर लेते थे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है कि जहां पर रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ में किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया और दोनों रिश्तेदार निकल गए, रिलेटेड पार्टी निकल गए, तो हम इसको भी क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी पेड मानेंगे। कुल मिलाकर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 1 के अंदर कवर है, शेड्यूल 1 के अंदर दोस्तों जितने भी पॉइंट्स कवर हैं उनमें कहीं भी 180 डेज वाला रूल लागू नहीं होगा, इसलिए इस डीमिंग फिक्शन के साथ इस रूल को लिखा गया। फिर इसके अंदर सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा गया द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफर्ड टू रूल 37(1) शैल बी एडेड। अब आपको बार-बार मैं वर्ड बोल रहा हूं रिवर्स करने का तरीका क्या होगा? तरीका बड़ा सिंपल रखा गया है। जिस दिन 180 दिन खत्म हो रहे थे उस दिन अंदर पेमेंट कर दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। 181th नंबर के डेज में क्या कर देंगे हम, आपका जो भी ऐसी आईटीसी आपने ले रखी है उसको हम आपके आउटपुट टैक्स में क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which, कौन सा मंथ? in which the details are furnished। जैसे आपने वो डिटेल्स फर्निश की उस मंथ की आउटपुट लायबिलिटी में इसे डिपार्टमेंट ऐड करने की बात लिख रखा है रूल 37 में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला क्या दिक्कत है, 80,000 रुपए की आईटीसी भरनी थी, 8 लाख ले लो ना। बाद में डिपार्टमेंट क्या करेगा? ज्यादा क्या करेगा? हमने जो 7,20,000 की फॉल्स आईटीसी ले रखी है उसे आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ देगा। जोड़ देने तो वैसे भी तो वो फॉल्स थी। सरकार ने बोला भैया हम उसको ही नहीं जोड़ेंगे, साथ में एक थप्पड़ और मारेंगे। वो थप्पड़ बड़ा खतरनाक है भाई साहब। लिया दिया बराबर हो गया, कोई बात नहीं, फॉल्स तो फॉल्स थी, घटा दिया, आउटपुट में जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ नोटेबल पॉइंट्स क्या जुड़ा है? 18% का ब्याज भी लगाया जाएगा जिस दिन से आपने आईटीसी ले रखा था वहां से लेकर जिस दिन आपने आईटीसी रिवर्स हुई है। ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 3, the registered person shall be liable to pay interest at the rate not exceeding 18% as notified in the section 51। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर जो बात की गई है उसके तहत आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आउटवर्ड से संबंधित जो इंटरेस्ट आता है वो 18%।
for the period starting from the date of availing credit on such supply till the date, जिस दिन से आपने आईटीसी लिया था वहां से ब्याज का मीटर घूमना स्टार्ट कहां तक जाएगा? till the date when the amount added to the output tax liability as mentioned in the rule 37(2) is paid. जिस दिन आपकी वो आउटपुट लायबिलिटी के साथ उस अमाउंट की आईटीसी का आपने पेमेंट कर दिया वहां तक आपका ब्याज का मीटर घूमते रहेगा। यहां तक भी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई साहब। अच्छा, अब एक बात बताओ कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैं एक सप्लायर का माल लाया था, वही वाला माल जो मैंने 1 लाख वाला एग्जांपल में खरीद रखा था, उसी की बात करता हूं। मैं 1 लाख रुपए का माल लेके आ गया था, किससे? सप्लायर भैया से। गलती से किसी कारण से वो मैं पेमेंट नहीं कर पाया और डिपार्टमेंट ने बोला कि उस आईटीसी को रिवर्स करो 180 दिन के बाद। मैंने उसको रिवर्स भी कर दिया। अब 240 दिन के बाद मेरे पास पैसे की व्यवस्था होगी, मैंने उस सप्लायर का पूरा पेमेंट कर दिया। ये देखो हमारा सप्लायर यहाँ खड़ा था, बड़ा मुस्कुरा रहा है, पूरा पेमेंट आ गया इसको। हमने सप्लायर का पूरा पेमेंट कर दिया, इट्स ओके। अब दोस्तों सप्लायर का पूरा पेमेंट कर दिया तो उस केस में आप क्या सोच रहे होंगे, क्या होगा? भाई ध्यान से सुनना, सप्लायर ने मुझे माल दिया था, बिल दिया था, बिल के आधार पर मैंने आईटीसी ले लिया था। अब सप्लायर भैया ने माल दिया था, मैंने आईटीसी ले लिया था। अब सप्लायर भैया को मैंने पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं किया, इसलिए मैंने आईटीसी रिवर्स कर दिया। आई हुई आईटीसी चले गई, जीरो हो गया केस। अब भैया मैं उसको रियल में 240 दिन बाद पेमेंट कर देता हूं, 240 दिन बाद उनको भैया को पेमेंट कर रहा हूं, सप्लायर को। अब 240 दिन के बाद पेमेंट तो अल्टीमेट हो गया ना, लॉ का कंप्लायंस हो गया या नहीं हो गया ना? तो क्या ये अब आईटीसी मुझे मिलेगी? 100% मिलेगी। इसे बोला गया रीअवेलमेंट। पहले बिल के साथ मैंने अवेल किया, फिर 180 दिन की वजह से, रूल 37 की वजह से मैंने उसे क्या किया? आउटपुट में जोड़ा। आई हुई आईटीसी मेरे से चले गई, छीन ली गई। अब मैं सरकार को बोल रहा हूं कि साहब मैंने टाइम पर पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा? उसके लिए लिखा गया है पॉइंट नंबर 4, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि रीअवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर रिवर्सल अंडर सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 62। यदि आप उसका पेमेंट जैसे जिस प्रोपोर्शनेट में आप सप्लायर भैया को पेमेंट करते जाएंगे, उस प्रोपोर्शनेट में आप आईटीसी रीअवेल करते जाएंगे। करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था साहब। जेन्युइनली मेरा पैसा, मेरी क्रेडिट मुझे क्यों ना मिले? हाँ ठीक है, मैंने डिले किया, आपने छीन लिया, जब मैंने पेमेंट कर दिया तो मुझे वापस दे दो। सिंपल सी बात है भाई, मैंने डिले किया, आपने मेरी आईटीसी छीन ली, आज जब मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरी आईटीसी वापस दे दो। सरकार ने बोला आईटीसी आप इस केस में वापस मिल जाएगी। ध्यान से पढ़िएगा। आफ्टर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स रेट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 अबव, the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on the payment made by him, the amount towards the value of supply of the goods or services or both, along with the tax payable thereon. Further, in case part payment is made, ITC would be allowed proportionately. मैंने यही चीज बोला कि भैया सामने वाले से आपने जो जो पेमेंट करते गए वापस से आईटीसी रीअवेल करते जाइए। तो प्रैक्टिकली आज के डेट में मेरे पास कोई क्लाइंट पूछने आता है भैया कि क्या मैं माल उधार खरीद सकता हूं? मैं बोलूंगा हाँ खरीद सकते हो। फिर वो पूछता है कितने दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा? बोला ये आपका और सप्लायर के बीच की बात है, वो 7 दिन की कंडीशन रख सकते हैं, महीने की रख सकते हैं, 2 महीने। फिर वो मेरे से पूछा साहब मैं कितने दिन तक खींच सकता हूं? मैंने बोला साहब हमारे जीएसटी के नियम के हिसाब से बोलूं तो आपको 180 दिन के अंदर उसका पेमेंट क्लियर कर देना है, नहीं करोगे तो आईटीसी से हाथ धो बैठोगे। फिर वो पूछता सर यदि मैं आईटीसी से हाथ धो बैठा तो मेरा क्या थीम बनेगा, क्या थीम बनेगा? मैंने बोला साहब जिस दिन वापस रीपेमेंट करोगे तो आपको क्या होगा? आईटीसी फिर से मिल जाएगी। अब वो मुझसे पूछता साहब इससे मेरा नुकसान और फायदा क्या है? तो मैंने बोला देख तेरा नुकसान ये है बेटा क्लाइंट, तेरा नुकसान ये है कि तू 180 दिन की वजह से जो रिवर्सल होगा तेरा, जो आईटीसी तेरे से छीनी जाएगी, जो आउटपुट में जोड़ी जाएगी, वो विद इंटरेस्ट 18% की जाएगी। उसने बोला ठीक है साहब 18% का ब्याज दे देंगे। फिर वो मेरे से पूछा साहब जब मुझे वापस मिलेगी वो पुरानी आईटीसी 240 दिन के बाद, जब मैं पेमेंट करने के बाद जब लेने जाऊंगा तो क्या डिपार्टमेंट फिर से मुझे इंटरेस्ट वापस कर देगी? हमने बोला नहीं, ये इंटरेस्ट वापस नहीं होगा। आपने डिले किया इसलिए इंटरेस्ट लगा दिया। आपको बस ये सुविधा दी गई कि आपकी गलती सुधारने के बाद आपको आईटीसी लेने का मौका दे दिया गया, लेकिन आपसे जो इंटरेस्ट ले लिया गया था वो इंटरेस्ट वापस नहीं होना है, ताकि आप जेन्युइनली टाइम पर पेमेंट करें और पेमेंट की वजह से कोई भी सप्लायर की कंप्लेंट डिपार्टमेंट तक ना पहुंचे। इसलिए भैया इंटरेस्ट की वापसी नहीं होगी। टाइम लिमिट बेटा सेक्शन 16(4) बोलता है कि एक टाइम लिमिट होती है, आईटीसी को अवेल करने का मैक्सिमम समय सीमा होती है। हम बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो हमने बोला साहब क्या वो समय की घड़ी, क्या वो समय की सीमा इस रिवर्सल के बाद जो मिलने वाली आईटीसी है उसको भी प्रभावित करेगी या नहीं?
तो आंसर आया नहीं, क्योंकि भैया ये तो मिली हुई आईटीसी एक बार वापस ली गई, वापस आपको दी गई, तो इस लेन देन की वजह से आपका टाइम लिमिट इस पे अप्लीकेबल नहीं होगा। आपको विदाउट एनी टाइम लिमिट आप इस आईटीसी को क्या कर सकते हैं, रीअवेल कर सकते हैं। मतलब सेक्शन 64 में टाइम लिमिट लिखी गई है आईटीसी के। आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाला हूं कि एक व्यक्ति अपनी आईटीसी को मैक्सिमम कब तक अवेल कर सकता है। बहुत लंबा नहीं खींच सकता, ऐसा नहीं 10-15 साल बाद कभी भी मन होगा वो उठाकर आ जाना, बोला सर ये 1 लाख रुपए का बिल था, छूट गया था, मैं आज इसकी आईटीसी ले रहा हूं, डिपार्टमेंट मना कर देगा। तो वो टाइम लिमिट लिखी गई है बेटा सेक्शन 16(4) में, वो प्रैक्टिकली टाइम लिमिट लिखना बहुत जरूरी है, वरना लोग क्या करेंगे, लेजी हो जाएंगे, कभी भी कोई भी आईटीसी क्लेम करेंगे, कोई नहीं करेंगे, और जब ढूंढेंगे तब आईटीसी क्लेम कर लेंगे, जब मन होगा जैसा करेंगे। मतलब नहीं भाई साहब, इतना लंबा पेंडेंसी नहीं होना चाहिए। एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत आपको काम करना है तो ठीक, नहीं तो फिर वो आईटीसी आपकी लैप्स हो जाती है उस टाइम लिमिट के बाद। तो वो टाइम लिमिट वाली जो समय सीमा है, जो टाइम लिमिट वाली जो लिमिटेशंस है, क्या 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 इस रूल 37 पर भी लागू होती है या नहीं होती है, तो लॉ मेकर ने एकदम क्लियर कर दिया साहब, ये तो क्रेडिट आप अवेल कर चुके हो, इसे हम आपके आउटवर्ड्स में जोड़ रहे हैं। क्योंकि आप इस क्रेडिट को अवेल कर चुके हो, इसको हम एक बार आउटवर्ड में जोड़ रहे हो, बाद में वापस आपको री अवेल करा रहे हैं, तो री अवेलमेंट के ऊपर ये सेक्शन 64 की जो टाइम लिमिट हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो लागू नहीं होती। साफ साफ लिख दिया, द टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 shall not apply to a claim of reavailment, not apply reavailment of any credit in accordance with the provision of this section या this rules, बोल सकता हूं मैं इसे। एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। रवि रिसिपिएंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा बेटा। डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब बन गया था, 10/8/2019 को। उस इनवॉइस की वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपए का गुड्स है, उसपे सीजीएसटी का 45,000, एसजीएसटी का 45,000 और टोटल बन गया 5,90,000। रवि डस नॉट मेक पेमेंट ऑफ 5,90,000 टिल 6/2/2020। भाई साहब ने 10/8/2019 से माल खरीद लिया और कब तक पेमेंट नहीं किया, 6 फरवरी 2020। दोस्तों 6 फरवरी 2020, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अरे 180 दिन की लिमिट क्रॉस हो गई, तो क्या कंसीक्वेंस होगा, डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों जो क्रेडिट लिया था उस क्रेडिट का यदि पूरा पेमेंट कर देता तो क्रेडिट बनी रहती, उसका पूरा पेमेंट उसने नहीं किया है तो जितनी क्रेडिट लिया है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, पूरी की पूरी उसके आउटपुट में। रिवर्स में वर्ड यूज कर रहा हूं, आप लॉ की लैंग्वेज में पकड़े तो आउटपुट में ऐड कर दी जाएगी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी। उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितनी अमाउंट ऐड हो जाएगी दोस्तों, उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी अमाउंट 45,000 सीजीएसटी के, 45,000 एसजीएसटी के। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई। आंसर इज वेरी सिंपल कि 180 दिन के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसको 90,000 रुपए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे और वो भी विद इंटरेस्ट। हालांकि हमारा क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला था कि कितना इनपुट टैक्स आउटपुट में ऐड होगा, तो हमारा आंसर वहीं तक लिमिटेड है। यदि पूछता इंटरेस्ट कितना होगा तो इंटरेस्ट हम 10/8 से लेकर 6/2 तक के बीच के पीरियड का 18% का सिंपल इंटरेस्ट भी चार्ज कर देते हैं, रेस्पेक्टिवली सीजीएसटी के, रेस्पेक्टिवली एसजीएसटी के। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। Take the above illustration and assume Ravi makes payment 5,90,000 to the supplier on 26/2/2020। अच्छा, आईटीसी रिवर्स हो गई, बाद में आपने पेमेंट पार्टी को 180 दिन के बाद कोई एक ऐसा दिन आया कि आप बोले चलो भी आप पेमेंट कर देते हैं। 26/2/2020 में आपने क्या कर दिया, पार्टी को पेमेंट कर दिया। अब 26/2/2020 को क्या होगा, 26/2/2020 को आपको फिर से वो अधिकार बन जाएगा, जो आईटीसी आपकी रिवर्स हुई थी उस आईटीसी को लेने का अधिकार फिर से आपको मिल जाएगा। इट्स ओके, यहां तक की बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से। मैं एक मशीन खरीद के लाया, जिस मशीन की वैल्यू क्या थी, 1 लाख रुपए, समझ रहे, और उसके ऊपर जीएसटी लगा बेटा 18% से। तो मैंने उस मशीन के सप्लायर को पेमेंट कितना कर दिया, 1,18,000। बहुत ध्यान से सुनना। अब उस मशीन की जनरल एंट्री में क्या करूंगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये प्रोविजन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं अपनी राइटिंग सीट को आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो मैं बात करने जा रहा हूं बहुत सिंपल है।
मशीन परचेज की अपन ने 1,00,000, जीएसटी के दो एलिमेंट्स होते हैं, सी और एस लगा, जीएसटी की रेट 18% थी, सी और एस लगा, हमारा सी लग गया उसमें 9,000 रुपए का सीजीएसटी, 9,000 रुपए का सीजीएसटी और 9,000 रुपए का एसजीएसटी। बिल बन गया 1,18,000 का। ठीक है, यहां तक की बात बहुत आसानी से समझ में आ चुकी है आपको, हमको, दोनों को। अब जो रिसिपिएंट है उस मशीन का, मान लेते हैं मैं ही रिसिपिएंट हूं, मैंने उस मशीन को खरीदा, तो मेरे यहाँ एंट्री क्या होगी? मशीन आई है, मशीन मेरी कैपिटल गुड्स है, मशीन फिक्स एसेट्स में शो होगी, डेबिट, अकाउंटिंग नॉलेज है, मशीन फिक्स एसेट में शो होगी और मैंने इसे क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। सीजीएसटी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये मेरा इनपुट टैक्स है बेटा, ये इनपुट टैक्स है जिसका मुझे फायदा बाद में मिल जाएगा, ये भी मेरा इनपुट टैक्स है जिसका फायदा मुझे बाद में मिल जाएगा। तो मैंने उनके नाम से एक अलग खाता बना दिया, सीजीएसटी का इनपुट टैक्स के नाम पर डेबिट कर दिया, क्योंकि ये मेरी करंट एसेट है जिसका मुझे फायदा फ्यूचर में मिलने वाला है। सेम ऐसी एसजीएसटी जिसका फ्यूचर मुझे फायदा मिलने वाला है। टू सप्लायर, सप्लायर को मुझे पैसे देने बाकी है। कितने पैसे देने बाकी हैं? 1,18,000। क्या पैसे दे दिए तो कैश की एंट्री हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैश या बैंक जहां से भी आपने पेमेंट किया वहां से एंट्री हो जाएगी। बेटा ध्यान से देखिएगा, अब मुझे बताइए मशीन कितने की? 1,00,000। बस जो इस एंट्री को समझ गया इस कंसेप्ट को समझ जाएगा। सीजीएसटी कितने का? 9,000। एसजीएसटी कितने का? 9,000। अब जीएसटी लॉ मेकर ने एक बात लिख दी है कि यदि आप किसी जीएसटी एलिमेंट का आईटीसी अवेल कर रहे हैं, यहां पे आप आईटीसी अवेल कर रहे हैं, यस, तो आप उस एलिमेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, मतलब डबल डबल बेनिफिट आप नहीं ले सकते। हाँ, यदि आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो आपको आईटीसी अवेल नहीं करना। और आप अकाउंटिंग नॉलेज को भी देखिए कि आपकी मशीन कितने से डेबिट हुई है? 1,00,000 से। तो आपका नेचुरली अगले साल जब आप डेप्रिसिएशन 10% 31 मार्च को लगाएंगे तो किस पर लगेगा? डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? डेप्रिसिएशन तो मशीन के अमाउंट पर लगेगा। मशीन की अमाउंट कितनी है? 1,00,000 मल्टीप्लाई बराबर 10% बराबर कितना आ गया? जो भी परसेंट है, जो मैंने एजम्पशन के लिए 10% लिया, 1,00,000 का 10% कितना आ गया बेटा? 10,000 का डेप्रिसिएशन। आप बात समझ चुके होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, या तो डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो आईटीसी मिलेगी। आप लड्डू एक हाथ से ही खा सकते हैं। मान लेता हूं आपके दोनों हाथ, ये आपके दोनों हाथ में मैंने लड्डू रख दिया, आपको शायद दिख रहे होंगे ये दोनों हाथ, ये दोनों हाथ में मैंने लड्डू रख दिया, होप्स आपको दिख रहे होंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये दोनों हाथ में आपके लड्डू रख दिया, मैंने बोला ले वो दोनों हाथ से लड्डू खाओ, क्या खा पाओगे? क्या नहीं। एक ही चीज कर सकते हो, या तो आप आईटीसी ले लो तो डेप्रिसिएशन को भूल जाओ, या तो आप डेप्रिसिएशन ले लो तो आईटीसी को भूल जाओ। ऐसे कुछ लिखा गया यहाँ पे। बात बहुत आसानी से समझ आ रही होगी इस एंट्री के माध्यम से। आइए इस सेक्शन को अपन डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन द कैपिटल गुड्स। ये मेन किसके साथ ये मुद्दा परेशान करेगा आपको? ये मुद्दा परेशान करेगा कैपिटल गुड्स को लेकर। कैपिटल गुड्स पे ही ये मुद्दा आएगा, इनपुट्स पे ये मुद्दा नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ कैपिटल गुड्स का मिलता है। When such capital goods are used for the business purpose, उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगी, पहला पैराग्राफ बोलता है। However, where the registered person has claimed deduction on the tax component, फिर से मैंने एक वर्ड और हाईलाइट किया बेटा, टैक्स कंपोनेंट पर भी वो क्या कर रहा है? डेडक्शन क्लेम कर रहा है of the cost of capital goods and the plant of machinery under the provision of income tax act। एक और एक्ट का जिक्र हो गया बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में यदि वो उसका डेडक्शन क्लेम कर रहा है, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed। या तो आप डेप्रिसिएशन ले लो या आप आईटीसी ले लो, प्रैक्टिकली दोनों में से कोई एक चीज ही आपको अवेलेबल होगी। फिर लिखा फर्दर, इफ कैपिटल गुड्स आर यूज्ड पार्टली फॉर द बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई और अदर पर्पस, input tax credit shall be available to the extent that these goods are used for the business purpose। इसके लिए बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। इस पूरे पैराग्राफ को मैं अभी यदि मैं बोलूं तो आप थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हो? होल्ड कर सकते हो। ये है आपकी कॉमन कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है कि यदि आप कोई कैपिटल गुड्स है जो कॉमन ले रखे हैं तो उनकी आईटीसी के बारे में क्या नियम बनेगा। उसमें सिर्फ ये बोला गया, सिंपल शब्दों में बोलूं तो मतलब ये है कि यदि आप
कॉमन यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी सिर्फ उतने पार्ट की मिलेगी जितना आपने टैक्सेबल गुड्स में इसका इस्तेमाल किया है। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए बहुत डिटेल में रूल बना है बेटा, आने वाली वीडियोस में आपको पूरा प्रॉपर दिख जाएगा। फिलहाल मैं इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट, जो आप थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे सर 16.4 के बारे में आप कुछ बोले और उसके बाद आपने बोला कि आगे डिस्कस करेंगे, वो यही मुद्दा था सेक्शन 16.4। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के भेज रहा हूं। अभी यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी।